हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 28 जनवरी 2023 का सीटेट का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। सही कथन है। अब यहाँ पे जो तीन ऑप्शन बताए गए हैं, ए, बी और सी वाले, अब यहाँ पे बताना कौन कौन से इसमें से ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो बावड़ियाँ होती थी, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। जो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है फर्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको? फर्न बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि संथाली और कुडुख भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, झूम खेती है। झूम खेती को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काटो और जलाव खेती। किसके नाम से? काटो और जलाव खेती के नाम से झूम खेती को जाना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। अब यहाँ पे बताने कौन सी चिड़िया के बारे में बात हो रही है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर है कलचिड़ी, बी है शंकर खोरा, सी है दर्जन चिड़िया और डी है बीवर पक्षी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सिलकर घर बनाती है उसे बोलते हैं दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। क्या हो जाएगा? चमगादड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। तो यहाँ पे पूछा कि पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जामदनी। कौन सी? जामदानी जो है यह पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक कला है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, सामान्यतः 3 आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 कुंटल से कम होता है। ये क्या बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यह भी क्या दिया गया है? सही दिया गया है बिल्कुल। किसी झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8-10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत दिया गया है और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। बी और सी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे दिया गया है 8-10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं जो हाथी होते हैं। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया था,
3 माह के हाथी के बच्चे का भार 1 कुंटल से कम नहीं होता, लगभग कितना हो जाता है, 2 किलोग्राम हो जाता है, मतलब लगभग 2 कुंटल हो जाता है 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी हुई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जहाँ आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि जोहाद बावड़ी झील, ये कहाँ पे देखी जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में ये जोहाद बावड़ी झील देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं। सभी को मालूम होगा जो नीरज चोपड़ा है वो क्या करते हैं, वो तीरंदाजी करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे तीरंदाजी नहीं, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक करते हैं। क्या करते हैं, भाला फेंक करते हैं जो है नीरज चोपड़ा। तो ए ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घटपर्णी या फिर नेपेंथिस पौधा चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये जो घटपर्णी पौधा है या फिर नेपेंथिस जो जिसे बोलते हैं, यह पाया जाता है मेघालय, यहाँ पे मेघालय में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रसित है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, का समान हीमोग्लोबिन स्तर है, कि लाल रक्त कणिकाओं की, लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो यहाँ पे अगर किसी का हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है तो इसका मतलब ये होता है कि वह रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और उसका जो हीमोग्लोबिन स्तर है वो क्या है, बिल्कुल सामान्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें से बी और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, जो साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन खेलती हैं। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो सानिया मिर्जा वो क्या करती हैं, वो टेबल टेनिस नहीं केवल टेनिस खेलती हैं। उसके बाद जो पीटी उषा है ये धाविका है, जिन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। और उसके बाद जो के मल्लेश्वरी, मतलब कर्णव जो मल्लेश्वरी जो है, ये क्या है, भार तोलक है। क्या है ये, भार तोलक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भारत में दोपहर होता है उतने समय कहाँ पे जो है मध्य रात्रि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा या फिर बुर्ज। तो उनको कहा जाता है बुर्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, बुर्ज कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईवीएस पाठ चर्चा एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि ईवीएस पाठ चर्चा एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन इसलिए करती है क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। बहुअनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत या फिर एकल। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी एंड सी, बी सी एंड डी, उसके बाद है सी एंड डी या फिर ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए, बी एंड सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की
प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण बहुअनुशासनिक और सम्मिलित और एकीकृत, तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में क्या होता है? एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है से आरंभ करते हुए। तो यहाँ पे पूछा गया कि ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है और इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं अपने आप से। किससे? स्वयं अपने आप से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईवीएस पाठ चर्चा के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। यह बिल्कुल सही दिया गया है। और उसके बाद बी ऑप्शन है वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। और उसके बाद अगला है सी नंबर वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। ये क्या है? बिल्कुल गलत दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का जो है आयोजन करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, वास्तविक जीवन अनुभव, अनुरूपक अनुभव। तो यहाँ पे सारे अनुभव जो हैं पर्यावरण अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक हैं। और यहाँ पे सारे ए बी सी डी वाला ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और डी ये चारों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है ईवीएस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उपविषयों में वर्गीकृत करता है। ईवीएस पाठ चर्चा विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ए बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ए बी और सी ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। कौन सा? बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों को सीखने का विस्तार हो। बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या क्या है। तो सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे है सी एंड डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है, ये भी बिल्कुल गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर कोई पर्यावरण कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अपने बच्चों में किस चीज़ का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति का। किसका? अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है, ताशी को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करना चाहिए ताशी को। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। पर्यावरण अध्ययन अधिगम जो है किन स्वरूपों के बारे में है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तथ्यात्मक, अनुभवात्मक या फिर प्रयोगात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक होता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन को किस पर जोर देना चाहिए, विषय वस्तु पर, प्रक्रिया पर, तथ्य पर या फिर अनुप्रयोग पर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन को प्रक्रिया और अनुप्रयोग पर जोर देना चाहिए। तो इसमें फिर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है, इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो कठपुतली कार्यक्रम के जरिए कौन सा इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल का। किसका? अवलोकन कौशल का। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।